नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अध्याय पूर्णांक एक्सरसाइज 3 है एनसीईआरटी सोल्यूशन। आपको इस चैनल के माध्यम से इसका प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ आप किसी भी क्लास में 6 से लेकर 12th तक तो आप सभी को मैथ इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें अगर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न दिया गया, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए जिनमें से केवल एक सही है और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये सारणी दी गई है और इस सारणी को देखकर हमें इसका सोल्यूशन पता लगाना है। क्या होगा इसका सोल्यूशन, हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये सारणी हमने पहले से ही बना ली है ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। चलिए ये सारणी दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। 19 दिया गया है, फिर 23, फिर 25, फिर 29, फिर उसी क्रम में हमें विपरीत क्रम में दिया गया 29, 25, 23, 19। बस चिन्हों को बदल दिया गया। यहाँ पर सभी में धनात्मक चिन्ह थे जबकि इधर ऋणात्मक कर दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 29 लिखा है, यहाँ पर भी 29 लिखा है, उसके बाद 25 लिखा है, उसके बाद 25 लिखा है, उसके बाद 23 लिखा है, यहाँ भी 23 लिखा है और उसके बाद 19 लिखा है, यहाँ भी 19 लिखा है। बस उसके चिन्हों को बदल दिया गया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 7 लिखा है, 7 लिखा, यहाँ पर देखिए 7 लिखा है, 11 लिखा है, 13 लिखा है, 17 लिखा है, ठीक है। इसके विपरीत क्रम में फिर इस तरह से लिखा है इन्होंने। तो 17 सबसे पहले आपको मिला, उसके बाद 13 होगा, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा 13, फिर आपको 11 मिला तो 11 होगा, यहाँ पर 7 लिखा है तो यहाँ पर 7 होगा। अब इन सभी के चिन्ह हमें बदल देने। इसमें माइनस है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से चिन्ह बदला हुआ है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमें ऋणात्मक लगा देना है क्योंकि इस प्रोसेस से हमें तो सॉल्व करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी में चिन्ह बदल दिए गए। ठीक उसी तरीके से हमें अंकों को लिखना है उसी क्रम में, बस उनके चिन्हों को बदल देना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, -13 आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, क्या कह रहा है, इस सारणी को आपको देखना है और इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर एक क्रम को खोजने का प्रयास करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर माइनस का 7 दिया है, एक अंक को छोड़कर यहाँ पर वो धनात्मक दिया गया है, जबकि यहाँ पर 25 धनात्मक दिया गया है तो एक अंक छोड़कर यहाँ पर ऋणात्मक दिया गया है। 7 यहाँ पर पॉजिटिव देखिए एक अंक के बाद आ गया, उसके बाद 25 पॉजिटिव था तो निगेटिव आ गया, उसके बाद 13 यहाँ पर ये निगेटिव है तो यहाँ एक अंक छोड़कर पॉजिटिव आपको देखने को मिला है। तो वहीं पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ठीक है। यहाँ पर 31 पॉजिटिव है या फिर धनात्मक है तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक देखने को मिला है एक अंक छोड़कर। ठीक वही प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 5 धनात्मक है, एक अंक छोड़कर यहाँ पर ऋणात्मक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से ये ऋणात्मक का अंक जो है यहाँ पर धनात्मक देखने को आपको मिल रहा है और ये 11 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर एक अंक छोड़कर आपको माइनस का देखने को मिल रहा है। और ये 14 अगर माइनस का है तो एक अंक छोड़कर यहाँ पर किसका दिखेगा आपको, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक दिखेगा, यानी कि +14 जो यहाँ पर लिखना था वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप करके देखें, बार बार देखें जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे सरल और कुछ भी नहीं हो सकता है ना। इतना आसान आपको बताया जा रहा है फिर भी ना समझ में आए तो ये आपकी गलती है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए, पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। ऑप्शन जो दिए गए हम उन्हीं के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको कंडीशन में, क्वेश्चन में कंडीशन अगर दी गई उसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन को लिख दिया है। कह रहा है पूर्व को धन दिशा मानिए तथा समुद्र तल से जो भी ऊंचाई है उसको आपको धन दिशा मानना है। चलिए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं खंड का। क्या कह रहा है, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम आप कैसे लिखेंगे। उससे पहले आपको एक सारणी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। वो सारणी हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप देखने का प्रयास करें। देखिए तापक्रम की एक श्रेणी होती है या सारणी होती है, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है, 0 के नीचे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 के ऊपर धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 0 से नीचे यानी कि 0 से नीचे
ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर जो चौथा डिग्री सेल्सियस होगा वो माइनस का होगा। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? -4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? देखिए, 0 से नीचे जो होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है, जबकि ऊपर जो लिया जाता है तापक्रम वो धनात्मक लिया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है। खा प्रश्न क्या कह रहा है? 7 कदम पूर्व, 7 कदम पूर्व तो वो पॉजिटिव होगा। 7 कदम पूर्व क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा? यहाँ पर आप कंडीशन देखिए, पूर्व को धन दिशा मानिए, पूर्व, और 7 कदम पूर्व कह रहा है यानी कि ऊपर की ओर होगा, तो 7 प्लस यानी कि 7 पॉजिटिव आएगा। ठीक है। उसके बाद गा प्रश्न क्या कह रहा है? 3.28 रुपये की हानि हुई है। हानि मतलब उसे घाटा हुआ है, और घाटे को सदैव माइनस में लिखते हैं, तो 3.28। क्लियर है? उसके बाद घा प्रश्न क्या कह रहा है? 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, जो कि कंडीशन में भी पश्चिम या किसी का विस्थापन के विषय में नहीं दिया गया, और विस्थापन से हमें यहाँ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये सदैव ऋणात्मक ही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो 18 मीटर जो होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप किताब में देखने का प्रयास करें। ठीक है। क्या कह रहा है? समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई? समुद्र तल से ऊंचाई को आप धन दिशा मानिए, है ना, ये कंडीशन दी गई है। ऊंचाई को धन दिशा मानना है, यानी कि 1000 मीटर ऊंचाई कह रहा है, तो प्लस का 1000 मीटर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। देखिए, बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप मैथ में परफेक्ट नहीं बन सकते। इसीलिए जो भी मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ उसे आप पकड़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करें, है ना। चलिए, अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, हम सबसे पहले इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि योग करने पर उसका उत्तर सदैव शून्य आना चाहिए। योग मतलब जोड़ने पर उसका उत्तर सदैव शून्य आना चाहिए। ठीक है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, या व्युत्क्रम भी इसे हम कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पहला क्या कह रहा है? पहला यहाँ पर दिया गया है +9, +9 दिया गया। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अगर देखिए, वो संख्या आपको ढूंढनी है कि +9 में हम कितना जोड़ें कि ये इसका उत्तर शून्य आए। तो अगर हम +9 में -9 जोड़ें तो हमारा उत्तर सदैव शून्य आएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा? -9। क्लियर है ना? देखिए, यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा उसको बदल कर आपको लिख देना है, सिर्फ वही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो ना? अगर हम +9 और -9 ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर शून्य आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये +9 दिया गया, ये -9, 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? शून्य। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि योग करने पर उसका आंसर 0 आना चाहिए। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ऋणात्मक का 9 दिया गया होता तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? +9, क्योंकि इन्हें जब ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर शून्य आना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो भी चिन्ह दिया गया होता है सिर्फ हमें उसे बदल कर लिख देना होता है, और वही हमारा योगात्मक प्रतिलोम आ जाता है। अब क्लियर है ना? चलिए, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? दूसरा, -21 का योगात्मक -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बस इसका आपको चिन्ह बदल देना है। तो माइनस का है तो यहाँ पर काहे का हो जाएगा? प्लस का। यही आपका उत्तर आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है +39, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो +39 का, ये प्लस का है चिन्ह, तो यहाँ पर काहे का हो जाएगा? माइनस का। क्लियर है ना? ठीक है। चौथा है, इसी प्रकार हम करेंगे। 41 का योगात्मक प्रतिलोम करना है। 41 का ये चिन्ह आपको बदल देना है सिर्फ और सिर्फ। इधर माइनस का है तो यहाँ पर 41 ये पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इसे ऐड करें तो हमारा उत्तर शून्य आना चाहिए। अब आप करके भी देख सकते हो। देखिए, यहाँ पर -41 दिया गया, ये प्लस का 41 दिया गया, ऐड करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा, यानी कि हम बिल्कुल परफेक्ट निकाल रहे हैं योगात्मक प्रतिलोम। क्लियर है ना? उसके बाद पाँचवा दिया गया है +91, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइएगा कि +91 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा। ठीक है, ये आप खुद करेंगे।
अब हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। जो पूर्णांक दिए गए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। आप देख पा रहे होंगे जैसे प्लस का 9 दिया गया, माइनस का 21, प्लस का 39, इन सभी को आप, ये तो योगात्मक प्रतिलोम थे, हाँ, प्लस का 4 दिया गया, माइनस का 9, प्लस का 7, -3, -6, इन सभी को आपको, ये जो पूर्णांक दिए गए इन्हें संख्या रेखा पर आपको व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, चलिए आप अभी समझ जाएंगे किस तरह से हम करते हैं इसे। चलिए पहला यहाँ पर दिया गया है प्लस का 4, इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक संख्या रेखा बनाना है। मान लीजिए इधर 0 होगा, और देखिए जहाँ पर हम शून्य लिखते हैं उसके दाहिनी ओर सभी पूर्णांक कैसे होते हैं, पॉजिटिव, जबकि बाईं ओर सभी पूर्णांक निगेटिव होते हैं, यानी कि ऋणात्मक होते हैं। ये बात क्लियर है ना। आई होप आप सभी अगर मेरे पुराने विद्यार्थी हैं तो ये बात आपको पहले से पता होगी, ठीक है। अब कह रहा है इस पर आपको +4 को अंकित करना है। कैसे करेंगे, इधर चलेंगे क्योंकि प्लस का दिया गया है, तो यहाँ पर होगा प्लस का 1, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि देखिए प्लस के चिन्ह को हम अक्सर लिखते नहीं हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर होगा 4, उसके बाद होगा 5, कुछ इस तरह से होता रहेगा। अब हमें करना क्या है, सिंपली 0 से हम चलेंगे और कहाँ रुकेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर, यानी कि 4 पर। इस तरह से आपको व्यक्त करना है। क्लियर है। चलिए दूसरा भी हम इसी तरीके से करेंगे। -9 दिया गया है, संख्या रेखा सबसे पहले बनाएंगे एक, ठीक है। अब -9 कह रहा है, यानी कि देखिए पॉजिटिव, यानी कि दाईं साइड तो हमें जाना नहीं है, बाईं साइड जाना है, क्योंकि -9 दिया गया है ना। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर -2, फिर यहाँ पर -3, -4, -5, -6, यहाँ पर -7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और यहाँ पर -9 हो जाएगा। अब हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और वहीं पर रुकेंगे, कहाँ, अपनी मंजिल पर। इस तरह से व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है। देखिए माइनस का दिया गया है तो हम बाई साइड चलेंगे, प्लस का 9 अगर दिया गया था तो हम दाहिनी साइड चलते। बस यही आपको ध्यान रखना होता है, सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना होता है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा दिया गया है +7, इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, संख्या रेखा बना ली। मान लिया हमने 0 यहाँ पर व्यक्त है, तो इधर हम ऋणात्मक ले लेंगे और इधर पॉजिटिव ले लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पॉजिटिव की तरफ चलना है, पॉजिटिव की तरफ, इसीलिए हमने संख्या रेखा थोड़ी सी बड़ी बनाई है। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, फिर यहाँ पर 7 होगा। अब यहाँ से हम चलेंगे और कहाँ रुकेंगे, अपनी मंजिल पर ही रुकेंगे, जब तक हमें अपनी मंजिल मिल नहीं जाती। तो चलिए हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं और हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन कवर किए, और जो भी खंड घ और इयाँ बचा है तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। -3 और -6 को आप खुद व्यक्त करेंगे। इस तरह से ये सॉल्व होगा जिस तरह से हमने दूसरा किया था। इस तरह से आप -3 और -6 को संख्या रेखा पर खुद ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपको भी तो पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन 2 जो हैं ये होमवर्क के तौर पे आप खुद कवर करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। -3 और -6 को आप खुद ही संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। अब हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, देखिए, पूर्णांक को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है। संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए हम संख्या रेखा भी देखेंगे और उसके प्रश्नों को भी समझेंगे। चलिए ये संख्या रेखा दी गई है आपकी किताब में, हमने इधर बना लिया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है बिंदु ए बिंदु +7 है, यहाँ पर दिया गया है ए बिंदु +7 है, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। कौन सा बिंदु -7 है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आपके प्रश्न में भी जैसा दिया गया है कि ऊपर की ओर जब भी हम बढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और जब भी हम शून्य से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हमें निगेटिव देखने को मिलेगा। यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक कैसे देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ जब भी बढ़ेंगे तो हमें निगेटिव देखने को मिलेगा। ये आपका कंडीशन दिया गया है, पहले से ही बताया गया है इस प्रश्न में, ठीक है। कह रहा है ए बिंदु +7 है, ए बिंदु जो है ये +7 दिया गया है। कौन सा बिंदु -7 होगा, तो नीचे की ओर आएंगे तो ऋणात्मक मिलेगा, तो ये हो जाएगा पहला -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -7।
तो किस बिंदु पर हम रुके, ई वाले बिंदु पर रुके, तो यानी कि पहला उत्तर क्या मिलेगा, ई बिंदु जो होगा वो -7 होगा। क्लियर है ना, पूछ रहा है कौन सा बिंदु -7 है, तो ई बिंदु जो होगा वो -7 होगा, यही आपका आंसर आ रहा होगा। सेकंड है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। अब आपको देखना है बिंदु बी कहाँ पर है। बिंदु बी ये आपको मिल गया। बिंदु बी क्या है, किस पूर्णांक को निरूपित कर रहा है, तो -3 को निरूपित कर रहा है, यानी कि -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिंदु बी जो है ये -3 पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, तो -3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, यानी कि बिंदु बी का विपरीत बिंदु कहाँ होगा, ऊपर की दिशा में होगा। तो ये कितने अंक पर स्थित है, 1 2 3, तो विपरीत बिंदु कौन सा होगा, 1 2 3, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा यहाँ पर बी था, और इसका विपरीत बिंदु देखिए -3 है तो +3 होगा, और +3 पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो प्लस का सी स्थित है, तो यहाँ पर +3 के स्थान पर सी बिंदु स्थित है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि -3 का या बी का विपरीत बिंदु बताइए, तो बी का विपरीत बिंदु क्या होगा, सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, बिंदु डी, के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। देखिए डी कहाँ पर है, डी ये है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि डी जो है वो 5 पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। जबकि के की बात करते हैं तो के कहाँ दिया गया है, ये नीचे दिया गया है। के यह किस पूर्णांक पर स्थित है, -5, तो -5 को के प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एल जो है, एल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है +7 के नीचे, यानी कि +6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एल जो है वो +6 को निरूपित कर रहा है इस पूर्णांक को। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन है इसका, बिंदु डी के एल के विपरीतों को बताइए, यानी कि डी जो दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, यहाँ पर 5वें नंबर पर दिया गया है, उसका विपरीत -5 होगा, तो के इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु पूछ रहा है तो के पहला आ जाएगा। उसके बाद के दिया गया और के का विपरीत बिंदु क्या होगा, -5 का +5 होगा, यानी कि डी आ रहा होगा। उसके बाद एल है, एल कहाँ स्थित है, ऊपर 6ठे नंबर पर स्थित है, और नीचे 6ठे नंबर पर विपरीत दिशा में एम स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम। तो इस तरह से हमने छठा क्वेश्चन भी आसानी से कवर कर लिया है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्किप करके देखें, बार बार देखें, समझने का प्रयास करें। ठीक है, समझ में चीज़ें आ ही जाएंगी, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, प्रयास करेंगे तो समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 7वां क्वेश्चन भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें, दिया गया है ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। ये 6 खंडों में विभाजित है, इसके 4 खंड मैं करूंगा और बाकी शेष खंड आप खुद स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला दिया गया है बीच के पूर्णांक लिखना है, -2 यहाँ पर दिया गया है, -2 और +3 दिया गया है। कितना दिया गया है, +3 ये दिया गया है। अब इसके बीच के सभी पूर्णांक आपको खुद ही लिखने हैं। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको संख्या रेखा बनानी है ताकि आप समझ पाएँ। यहाँ पर 0 है, दाहिनी साइड में प्लस का होता है और बाईं साइड में निगेटिव। अब तो ये पता ही हो गया होगा आप सभी को। तो यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 ही तक कह रहा है। तो हमने संख्या रेखा पर सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो पूर्णांक दिए गए उन्हें संख्या रेखा पर आपको व्यक्त करना है ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। अब कह रहा है -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं आपको, यही कह रहा है ना। तो -2 और +3 के बीच के पूर्णांक कौन कौन से बचे, ये बचे ना, कौन कौन से, -1, 1 और 2, यही आपका आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर सकते हो कितना आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है कि आप इसे संख्या रेखा पर व्यक्त कर पा रहे हैं या नहीं। संख्या रेखा पर अगर आप व्यक्त कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। उसके बाद खा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, संख्या रेखा बनानी है। यहाँ 0 होगा, इधर ऋणावेश और इधर धनावेश। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 6 होगा। कह रहा है 0 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक, यानी कि ये 0 स्थित है और 6 के बीच के सभी पूर्णांक।
तो यहाँ कौन कौन से होंगे, एक होगा, इतने होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच, यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो अब इस तरह से आप चारों खंड जो दिए गए वो आप खुद से भी कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ तो वे क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करें, क्योंकि सेम इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कर सकते हो और करके भी देखना। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है और जिन बिंदुओं को कह रहा है उन्हें छोड़कर जो भी आपको मिले वही आपका उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया था 0 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक, तो हमने 0 को छोड़ दिया और 6 को छोड़ दिया, बीच में जो बचा वही आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये संख्या रेखा यहाँ पर दी गई है, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है 2,5 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। 2,5 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है और उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। जिस दिन मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने आपको बताया था आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को कमेंट में बताना है आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। ये मैंने नेक्स्ट, इससे पहले की जो भी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया आरोही, अवरोही, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, इन सभी का अच्छे से आपको ज्ञान हो गया होगा अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं मेरी, है ना। कह रहा है कि इस संख्या रेखा को आपको देखना है अच्छे से। उसके बाद 2 और 5 के बीच के जितने भी पूर्णांक हैं उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 देखना है, कहाँ पर है, ये 2 दिया गया है। उसके बाद 5 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है। इसके बीच के पूर्णांक कौन होंगे, 2,5 के बीच के पूर्णांक कौन कौन से होंगे। अब तो ये आपको लिखना आ ही गया होगा ना। तो 3,4 दिया गया है। अब ये जो पूर्णांक दिए गए इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आप इसमें सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3, फिर उसके बाद 4। 2 ही संख्या दी गई है, 2 ही अंक दिए गए, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम दूसरा प्रश्न कवर करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दिया गया -4 और 0 के बीच के सभी पूर्णांक आपको लिखना है। -4 और 0 के बीच के सभी पूर्णांक, तो -4 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है, और 0 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है। इसके बीच के पूर्णांक कौन कौन से होंगे, -3, -2 और -1। इसके बीच के पूर्णांक कौन कौन से होंगे बताइए, -3, -2, -1। अब आप इसे लिखेंगे आरोही क्रम में। कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। इन सभी में सबसे छोटी संख्या क्या है, अगर आपका उत्तर -1 है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। आपको यहाँ पर एक नोट मैं लिखवा रहा हूँ, उसे आप अच्छे से पढ़िएगा। ये बेसिक चीज़ें जो भी मैं आपको बताता हूँ उसे आपको अच्छे से लिखना होगा और याद भी करना होगा, तभी आप मैथ में परफेक्ट बन सकते हैं। क्या नोट है, चलिए देखिए। ऋणात्मक की छोटी संख्या सदैव बड़ी एवं ऋणात्मक की छोटी संख्या सदैव बड़ी एवं ऋणात्मक की बड़ी संख्या सदैव छोटी होती है। अब आपको शायद ही ये बात समझ में आई होगी। मैंने कहा ऋणात्मक की छोटी संख्या सदैव बड़ी एवं ऋणात्मक की बड़ी संख्या सदैव छोटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। 0 से पहले क्या आता है, देखिए यहाँ पर देखिए -1, -2 इस तरह से कुछ आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अब मैंने पूछा कि 1 बड़ा है कि 2, तो आपने कहा 2। मैंने कहा क्यों, आपने कहा क्योंकि वो 1 के बाद आता है। तो यहाँ पर सेम पूछूं, यहाँ पर देखिए पहले 1 आया माइनस का, उसके बाद -2, तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा,
यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है क्योंकि ये ऋणात्मक है ना, इसीलिए मैंने ये नोट लिखा है कि ऋणात्मक की छोटी संख्या सदैव बड़ी और ऋणात्मक की बड़ी संख्या सदैव छोटी होती है। समझ में आया ना? तो ऋणात्मक की जो छोटी संख्या होगी वो सदैव बड़ी होगी और जो बड़ी संख्या होगी वो सदैव छोटी होगी। तो सबसे पहले आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी जो कि सबसे छोटी होती है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले लिखेंगे -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1। तो यही आपका बढ़ता हुआ क्रम होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह से हमने इसके 2 खंड कवर कर लिए। आई होप इसके जो भी खंड दिए गए हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आप खुद से कवर करेंगे, खुद से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं बना सकता हूँ। मुझे भी वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है, MB लगती है ना। तो दोस्तों आप खुद से भी करने का प्रयास करें। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ उसका देखिए क्वेश्चन का मतलब समझने का प्रयास करें, कैसे सॉल्व करते हैं तरीका यहाँ पर सीखिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप कितना कर सकते हो, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, पहला दिया गया है -13, इसका उत्तर निकालना है। जब भी ये मॉड, इसका मतलब होता है मॉड, ठीक है, इन 2 डंडों का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मॉड। हिंदी में बोले तो निरपेक्ष मान। ठीक है, निरपेक्ष मान होता है। तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? देखिए जब भी ये लगा हो, जब भी ये लगा हो और उसके अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, तो जब भी हम इसे हटाते हैं तो वो चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस को जो चिन्ह होता है उसे हमें लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये -13 है तो ये +13 हो जाएगा। और अगर बाई चांस यहाँ पर अंदर +13 दिया गया होता तब क्या उत्तर आता आपका? तब आप सोच रहे होंगे -13 होता। बिल्कुल नहीं, तब भी आपका उत्तर +13 ही रहता। क्लियर है ना? अंदर के चिन्ह अगर माइनस का दिया गया है तो उसे आपको बदल देना है, बाकी अगर प्लस का दिया गया है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, इसको सिर्फ हटा देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर 12 दिया गया है तो 12 इस मॉड को हम हटाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 12। अगर ऋणात्मक होता तो हम चिन्ह बदल देते, नहीं है तो सेम उसी तरीके से आपको लिख देना होगा। उसके बाद -37 दिया गया है। अब हम इसका चिन्ह बदलेंगे क्योंकि अंदर ऋणात्मक का दिया गया है, तो +37 का राइट आंसर हो जाएगा। मॉड का मतलब होता है चिन्ह बदलना। अगर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, किंतु माइनस का है तब आपको चिन्ह बदलना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 0, तो 0 का उत्तर 0 ही होगा। उसके बाद -47 दिया गया है तो इसका उत्तर आएगा +47, है ना। और उसके बाद 4 क्वेश्चन बचा है आपका। 101 दिया गया है तो इसका उत्तर क्या आएगा? 101। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9वां प्रश्न भी कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको सत्य असत्य बताने हैं। पहला दिया गया है सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है तो ये असत्य हो जाएगा, रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद 0 का विपरीत नहीं होता है, ये भी असत्य हो जाएगा। नहीं, ये सत्य है। 0 का विपरीत नहीं होता है, सत्य है। 0 का कोई भी विपरीत नहीं होता तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है -17, ये बड़ा है -5 से। अभी मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि माइनस की बड़ी संख्या सदैव छोटी होती है और माइनस की छोटी संख्या सदैव बड़ी होती है। तो ये चिन्ह सही लगा है या गलत? बताओ, गलत लगा है तो ये असत्य हो जाएगा। इसका चिन्ह किस तरह से होना चाहिए था? माइनस का 17 था तो 17 छोटा होगा -5 से, क्योंकि छोटी संख्या सदैव बड़ी होती है ऋणात्मक की, है ना। उसके बाद घ, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से सदैव बड़ा होता है तो ये सत्य है। क्या कह रहा है? एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से सदैव बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया 13, हमने धनात्मक पूर्णांक ले लिया 13, और हमने अभी आपको बताया था योगात्मक प्रतिलोम जो होता है उसका चिन्ह हम बदल देते हैं तो ये माइनस का होगा। अब आप बताएंगे कि माइनस की संख्या छोटी होगी या फिर प्लस की, तो माइनस की छोटी संख्या होगी, ये बात क्लियर है, तो ये बड़ी होगी। यानी कि वही तो कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से सदैव बड़ा होता है। ये योगात्मक प्रतिलोम है, ये इस पूर्णांक का हमने योगात्मक प्रतिलोम निकाला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम जिसका होगा वो सदैव छोटा होगा, क्योंकि वो ऋणात्मक आता है ना। कोई जरूरी नहीं हर बार ऋणात्मक आए, ये भी नहीं होता, लेकिन धनात्मक कह रहा है तो धनात्मक संख्या सदैव बड़ी होती है, ये बात तो आपको पहले से ही पता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है तो ये असत्य हो जाएगा। क्या असत्य हो जाएगा?
उसके बाद क्या है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये भी असत्य हो जाएगा। क्या, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।